हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री और क्लास 11 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसी को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार पहले रिवाइज कर लेंगे लास्ट लेक्चर में जो जो हमने पढ़ा था, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एटम से मिलकर के बनता है। ठीक है। और एटम को हम क्या कह सकते हैं कि ये किसी भी मैटर की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। एटम इनडिविजिबल नहीं है बल्कि डिविजिबल है, इन्हें आगे डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा, एटम का जो ग्रीक मीनिंग है, मतलब ग्रीक वर्ड एटोमियो से आया है एटम, जिसका मीनिंग है इनडिविजिबल। ठीक है, लेकिन रियल में क्या इनडिविजिबल होते हैं एटम? बिल्कुल भी नहीं। हमने पढ़ ली है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में, बात की है हमने, उनकी डिस्कवरी भी हमने देख ली है। सबसे पहले आए जॉन डाल्टन, उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया और यहाँ पर कुछ पॉस्टुलेट्स दिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। अब ये जो पॉस्टुलेट्स थे इसमें काफी सारे एडजस्टमेंट किए गए, फिर काफी सारी लिमिटेशंस यहाँ पर देखी गई। फिर डाल्टन का जो एजम्पशन था कि एटम इनडिविजिबल है, वो रॉन्ग ही था, क्योंकि एटम तो डिविजिबल है। इसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई ये हमने बहुत अच्छे से देख लिया था। ठीक है, अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने बहुत डिटेल में इसकी डिस्कवरी। अच्छा, डिस्कवरी के बाद हमने बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस हमने देखे कि मॉडिफिकेशंस क्या क्या किए गए। जैसे एनोड रे में जैसे एनोड था, जो एनोड पे होल क्रिएट किए गए, परफोरेटेड उसे बनाया गया, ZNS की स्क्रीन लगाई गई। ठीक है, बाकी रिजल्ट क्या थे इस एक्सपेरिमेंट के वो भी देख लिया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ये रिजल्ट। फिर चलिए, तो फिर हमने डिफ्लेक्शंस के बारे में बात की कि डिफ्लेक्शंस किस किस पर डिपेंड करते हैं। डिफ्लेक्शंस क्या होते हैं यहाँ पर? जैसे हमने कहा कि तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी ना कैथोड रेज, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी, लेकिन ट्रैवल कहाँ कर रही थी? पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट करती है पॉजिटिव की तरफ। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो भी ये डिफ्लेक्ट करती है पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, डिफ्लेक्शंस यहाँ पर होता है। डिफ्लेक्शंस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है वो हमने देख लिया था। फिर मिलिटन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट या ऑयल ड्रॉप मेथड हमने देख लिया था, बहुत अच्छे से इसको समझ लिया था। कुछ फोर्सेस यहाँ पर काम करे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में हमें पता ही था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, चार्ज बाय मास रेशियो हमें पता था, तो हम इजीली मास कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ही हमने इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट कर लिया था। फिर डिस्कवरी हुई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन की डिस्कवरी कुछ कुछ मिलती जुलती थी इलेक्ट्रॉन से, बस इसके जस्ट अपोजिट कर दिया गया। जैसे उस समय एनोड को परफोरेटेड कर दिया गया, इस समय कैथोड को परफोरेटेड। उस समय एनोड से नेगेटिवली, सॉरी कैथोड से नेगेटिवली चार्ज रेज आ रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी। इस बार एनोड से रेज आ रही हैं पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड की तरफ, परफोरेटेड कैथोड की तरफ जा रही हैं। उस समय ZNS की स्क्रीन एनोड, परफोरेटेड एनोड के पीछे लगाई गई थी। इस समय इस समय ZNS की स्क्रीन परफोरेटेड कैथोड के पीछे लगाई गई है। बाकी ऑब्जर्वेशंस हमने देख लिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर ली थी, प्रोटॉन के डिस्कवरी में क्या क्या मॉडिफिकेशन किए गए थे, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी, ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, कैसे अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है, ये न्यूट्रल होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन के मास चार्ज के बारे में बात की, प्रोटॉन के मास चार्ज के बारे में बात की और न्यूट्रॉन के मास और चार्ज के बारे में बात की। चार्ज कितना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का 0, और मास की अगर हम बात करें तो मास, इसका मास प्रोटॉन के मास से लगभग, दोनों का मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही मिलकर के किसी भी एटम के मास को बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास इनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम होता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे, समरी देख लीजिए, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। फिर एटॉमिक मॉडल्स की हम बात कर रहे थे।
थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर बोर एटॉमिक मॉडल, फिर हमारा जो चल रहा है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ लिया था कि वाटरमेलन से रिजेंबल करता है, न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर आता है रदरफोर्ड मॉडल, जो अल्फा, यहाँ पर क्या होता है, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई जाती है थिन गोल्ड शीट पर और उसके पीछे लगाई जाती है जेडनेस की स्क्रीन। तो यहाँ पर काफी ऑब्जर्वेशंस थे, काफी ऑब्जर्वेशन के बाद हमने कंक्लूजन भी देखे। तो ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन हमने देखे कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं, कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं और बहुत ज्यादा कम बाउंस बैक करते हैं, यानी कि बैकवर्ड को डिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड है, कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, बहुत कम है जो बाउंस बैक कर रहे हैं। फिर यहाँ पर कंक्लूजन क्या क्या आए थे ये हमने देख लिया था कि एटम का ज्यादातर पार्ट एम्प्टी है। एटम के पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज एंटिटी है। इस पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी को हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। ये है क्या, एक डेंस मास है और कहाँ पर है, एटम के सेंटर पर लोकेटेड है। चलिए बाकी साइज के बारे में बात कर ली थी, एटम और न्यूक्लियस के साइज के कंपैरिजन को भी हमने देख लिया था। फिर लिमिटेशंस क्या क्या थी यहाँ पर ये हमने पढ़ लिया था। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या होता है। चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, एटॉमिक मास कैसे फाइंड करेंगे, एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी अपने लास्ट लेक्चर में। चलिए तो अगर कोई भी, फिर हमने आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स के बारे में बात की थी कि अलग अलग स्पीसीज क्या क्या है। आइसोटोन्स किसे कहेंगे, जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। आइसोटोप्स जहां पर एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है, और आइसोबार्स जहां पर मास नंबर सेम होगा। अगर हम 5 फॉर्मूले की बात करें कि कौन से 5 फॉर्मूले हमने डिस्कस किए, सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि Z, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, ये बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। फिर A तो हम कह रहे हैं मास नंबर। अच्छा ये Z क्या है, ये Z है बच्चों एटॉमिक नंबर। A क्या है, मास नंबर। मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बराबर ये होता है मास नंबर। इसके अलावा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें फाइंड करने हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं A माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। जब हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना हो, इसको भी इजीली फाइंड कर सकते हैं A माइनस Z से। Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, A माइनस Z से बाकी A फाइंड करना हो तो इजीली कर लेंगे। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें न्यूट्रल एटम में, किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, यानी कि Z के बराबर। अगर हम किसी न्यूट्रल स्पीशी की बात करते हैं, किसी न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, तो न्यूट्रल स्पीशी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं और प्रोटॉन तो Z के बराबर है ही। लेकिन अगर हम चार्ज्ड स्पीशी की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कैटायंस में, अगर हम कैटायन की बात करते हैं तो कैटायन में कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन में क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे
चार्ज जितना भी है उतना माइनस कर लेंगे। ठीक आ गया ये पहला फॉर्मूला। बाकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एनायन की अगर हम बात करें तो किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज। जितने भी प्रोटॉन है साथ में चार्ज प्लस कर लेंगे, या हम इसको कह सकते हैं Z माइनस चार्ज Z प्लस, नहीं है Z है, ठीक है, Z प्लस चार्ज। ये फॉर्मूला। नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जितने प्रोटॉन है उसमें, नहीं प्रोटॉन जितने हैं जैसे क्या कर लेंगे, चार्ज को, चार्ज है जो भी पॉजिटिव, जैसे +2 है, +3 है, कितना भी हो सकता है उतना माइनस कर लेंगे। जैसे एन आयन में क्या करेंगे, एन आयन यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है। कैटायन यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं, ठीक है, और एनायन यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं। एनायन में क्या करेंगे, जितने प्रोटॉन है और जो चार्ज है, अब वो चार्ज -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, उतना हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कम होगी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये 5 फॉर्मूले का है या 7 फॉर्मूले का है। नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। देखा जाए तो टोटल 5 ही फॉर्मूले हैं, क्योंकि कुछ तो हमने क्या किया है, डिराइव कर लिया। डिराइव करना यानी कि कुछ हमने ऐसे यहाँ से बना लिया है ना, बस आपको पता होने चाहिए ये फॉर्मूले। तो एक बार आप इन्हें देख लीजिए डिटेल में, अगर आपने नोट नहीं किया हुआ है पहले जो भी हमने पढ़े हैं, तो आप इसको अलग से एक जगह पर नोट कर सकते हैं, जिससे आपको एटॉमिक नंबर, मास नंबर में कोई परेशानी नहीं हो। साथ में आप आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है, इन स्पीसीज को भी नोट कर लेना कि आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, और इनके एग्जाम्पल भी। चलिए, तो ये सारे फॉर्मूले आपने नोट कर ही लिए होंगे। बाकी ये क्वेश्चन हमने किया था, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो, तो ये भी इजी था, इसको भी हम पहले कर चुके हैं। चलो, बाकी समरी देख लेते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पर पढ़ लिया है। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार, बाकी रदरफोर्ड मॉडल के बारे में बात की, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर यहाँ पर बोर्स मॉडल के बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने देख लिया था रदरफोर्ड मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। पहला, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो एक और साइंटिस्ट यहाँ पर आए, मैक्सवेल, जिन्होंने कहा कि चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब ये एक्सेलरेट करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेंगे, जिससे धीरे धीरे वो किस पर आ जाएंगे, न्यूक्लियस पर आकर गिर जाएंगे, है ना, इस तरीके से, जिससे एटम हो जाएगा हाईली अनस्टेबल। क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। चलिए, फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाई, क्योंकि थ्योरेटिकल तो ये आ रहा था, लेकिन रियल क्या था, ये लाइन स्पेक्ट्रम। फिर इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को ये नहीं बता पाए, जिनको बोर ने बताया था, बोर्स मॉडल में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, हमने समझ भी लिया था। चलिए, तो फटाफट फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्टार्ट कर लिया था, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर के बारे में बात की थी। तीनों जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तीनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। फिर बात की थी हमने कि ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
स्पेक्ट्रम के बारे में हमने बात की। बीच में जो आपको ये इतना रीजन दिख रहा है, ये क्या है? विजिबल रीजन, इसमें हम देख पाते हैं कलर्स वगैरह, इसको हम विबग्योर भी कहते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है, क्या है हमारा? विबग्योर। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट हमने बात की थी कि अगर लैम्डा, अगर नहीं, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी दोनों आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि लैम्डा अगर इंक्रीज होगा, जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ से लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो वेवलेंथ जितनी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी उतनी कम, या फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, वेवलेंथ उतनी कम। क्लियर? जैसे यहाँ पर देखें तो फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, वेवलेंथ इतनी ही कम इसकी। क्लियर? चलिए, फिर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात की थी। सबसे पहले हमने देख ली थी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। जैसे यहाँ पर क्या है? ये है वेवलेंथ। एसआई यूनिट क्या है इसकी? मीटर। ठीक है, देखो क्रस्ट यानी कि क्रेस्ट होती है ये होता है ट्रफ। तो हम कहीं जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा बना हुआ। ठीक है, ऐसे अगर हम देखें तो ये क्या है? हमारे क्रेस्ट, और ये क्या है? ट्रफ। ये क्या है? क्रेस्ट, और ये क्या है? ट्रफ। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, है ना, कुछ भी हो सकता है। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट ले लो या ट्रफ ले लो। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को हम कहते हैं वेवलेंथ। SI यूनिट है इसकी मीटर। ठीक है, तो वेवलेंथ की SI यूनिट क्या है? मीटर। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए इसे एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव पर सेकंड। एक सेकंड में कितने वेव्स हैं उसी को क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। एसआई यूनिट क्या है? सेकंड इनवर्स, या आप हर्ट्ज कह सकते हैं। एसआई यूनिट सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। चलिए, तो इसको भी आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वेवलेंथ हमने देख लिया, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं उसी को क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यूनिट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।